ट्रिब्यूनल का आदेश भी कोर्ट की तरह ही होता है। कोर्ट की तरह होता है। फिर ट्रिब्यूनल क्या है? कोर्ट से अलग एक प्रोसीडिंग है जिसमें ना मतलब कोर्ट की कोई ना मतलब अधिकारिता या कोई सब्जेक्ट मैटर लेके उसको उस चीज़ की अधिकारिता दे देते हैं और फिर वो मैटर देखती कोर्ट के बाहर। मतलब उसकी प्रोसीडिंग कोर्ट की तरह नहीं होती, कोर्ट की थोड़ी जटिल होगी और है ना लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ट्रिब्यूनल की वैसी नहीं होती है। पर जैसे कि एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद निस्तारण, अच्छा एडिशनल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जैसे बात करें अपन ने ट्रिब्यूनल्स की भी बात की थी तो 323A और 323B की बात की थी। क्या कहा था कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती है जिसमें या तो एक न्यायिक अधिकारी बैठेगा और आदेश मानेगा स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी बैठेगा पर अपॉइंटमेंट उसका जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा होगा, या एक ऐसा हिरार्की होगी जिसपे कार्यपालक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी दोनों बैठे जो मिलकर क्या करें, किसी भी काम को जल्दी से फैसला दिए जाने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जैसे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सारे के सारे ट्रिब्यूनल है, ये क्वासी जुडिशियल कार्यवाही कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही नहीं होती। अच्छा आपने देखा होगा फैमिली कोर्ट भी के जो जज साहब होते हैं, आदमी तो किन का होता है, वो जुडिशियरी का आदमी होता है, जबकि अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। ये भी एक ट्रिब्यूनल की तरह ही काम कर रहा है, हालांकि नाम तो उसका फैमिली कोर्ट है और जल्दी से फास्ट स्पीड ट्रायल करने के लिए फैमिली कोर्ट के जज साहब का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, जबकि इन सारे जज साहब का अपॉइंटमेंट मतलब जुडिशियल जो सिविल कोर्ट्स है उनके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रही है। तो वो एक न्यायिक अधिकारी हो गया और एक न्यायिक संस्था हो गई, और ये होगी एक अर्ध न्यायिक संस्था। अर्ध न्यायिक संस्था करने का कारण ये रहा कि इसके द्वारा दिए गए आदेशों को सिविल कोर्ट की तरह ही एनफोर्समेंट में लाया जा सकता है। तो फिर ये जो बॉडी हो गई, काम तो कौन सा कर रहा है? एग्जीक्यूटिव से संबंधित, मतलब स्टेट की लाइबिलिटीज को कर रहा है। स्टेट की लाइबिलिटीज क्यों आ रही है? क्योंकि समाज में हम लोग क्या रह रहे हैं? किराए से, और किराए का मतलब हो सकता है वो मकान का किराया हो और हो सकता है वो कमर्शियल पर्पज से किराएदार हो। तो दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हुई है। तो समाज में अराजकता उसके संबंध में नहीं फैल जाए, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ट्रिब्यूनल बना दिया। सिविल कोर्ट से इस मैटर को निकालते हुए सेक्शन नंबर 9 सीपीसी क्या कह रहे हैं? आया यार? सेक्शन नंबर 9 10 रेस जुडिकेटा और 11 सब रेस जुडिस से जस्ट पहले 9 का था धन संबंधी अधिकार था। सेक्शन नंबर 6 था पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन। बहुलता को रोकने से नहीं, वो 12 है। बहुलता को रोकने के लिए 2 2 9 9 22 9 23 1 वो अलग है। विदेश का था फॉरेन जजमेंट सेक्शन नंबर 2 के अंदर था। विदेशी वो आगे 13-14 में लिखा हुआ है कि अन्यथा वर्जित मामले नहीं है तो बाकी सब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड यदि बैरियर नहीं है तो उन सब के अलावा सारे के सारे जुरिडिक्शन किसको होंगे? सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन क्षेत्र अधिकारिता क्या होगी? ये होगी। तो कहा कि साहब रेंट कंट्रोल पर मतलब किराए से संबंधित किसी भी मामले पर सिविल कोर्ट का अधिकारिता नहीं होगी, एक्सप्रेसली बार था। हाँ, तब फिर क्या सिविल कोर्ट सुनेगी उसको? कौन सुनेगी? ट्रिब्यूनल। इसी तरह से हमने देखा था कि सेक्शन नंबर 9 में बहुत सारे मैटर्स ऐसे थे जिनको सिविल जुरिडिक्शन से अलग किया था। अतिरिक्त वादों का वर्जन बोलिए। अतिरिक्त वादों का वर्जन सेक्शन नंबर 12। हाँ, तो उसी तरह से क्या, हालांकि मैटर तो कौन सा है? सिविल, पर सुन कौन रहा है? सिविल कोर्ट को सुनना चाहिए था हिसाब से। पर सेक्शन नंबर 9 ने क्या कहा? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली यदि बार है तो वो मैटर सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी, ट्रिब्यूनल सुनेगा। अब कार्यवाही होती कैसे है कि साहब कोई भी आदमी जो किराएदारी की संबंध में आता है तो फिर वो लोग करते क्या है? एक किराएनामा लिखवाते, कितने समय तक के लिए लिखवाते हैं? 1 साल 11 महीने
11 महीने का हो तो फिर रेंट कंट्रोल एक्ट से अपन उसको गवर्न नहीं करेंगे, वो उनके पर्सनल मैटर्स हो जाएंगे जैसे कुछ भी होगा। 11 महीने के बाद में मकान मालिक को ये अधिकार रहेगा कि वो मकान की उसकी दुकान खाली करवा सकता है, मकान खाली करवा सकता है, उनका किराया जितना मतलब जो भी एडवांस वगैरह होगा वो सब ले सकता है। पर यदि किराए से गवर्न होना है तो मिनिमम 3 साल का होगा। तो कोई भी आदमी यदि किराया नियंत्रण अधिनियम से गवर्न होना चाह रहा है तो मकान मालिक और किराएदार दोनों एक संयुक्त रूप से एक लेटर साइन करवाते हैं जिसमें सारी की सारी डिटेल मेंशन की जा रही है, ये और लिखा हुआ होता है कि साहब 3 महीने यदि 3 साल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में मकान मालिक को मकान खाली करवाने का अधिकार रहेगा। और इस तरह की बात को करके कोर्ट में पेश करवा देते हैं और कोर्ट से एफिडेविट साइन करवा के एक प्री मैच्योर डिग्री पास करवा लेते हैं। कौन सी डिग्री? डिग्री कब पारित की गई है? आज। एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब 3 साल खत्म हो गए। सेक्शन नंबर 8 यही कह रहा है कि साहब 3 साल तक के लिए आप करवा सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। आप 3 साल के लिए 3 साल के बाद में फिर आगे चलाना हो, पर डिग्री कब पारित होगी? आज। मैच्योरिटी कब आएगी उसमें? तो सेक्शन नंबर 8 की वैधता ये है कि वो एक प्री मैच्योर डिग्री जो 3 साल के बाद में एग्जिस्टेंस में आती है। अच्छा, और किराया नियंत्रण में हम लोग पढ़ते क्या क्या है? किराया नियंत्रण में एक तो हम लोग पढ़ेंगे कि साहब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू कहाँ होगा, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, कौन कौन से मकान है, कौन कौन सी दुकानें है, कौन से नगर पालिका एरिया है या कौन से म्युनिसिपल एरिया है जिन पर लोन लागू होगा। दूसरी बात कि साहब जब मकान मालिक को या फिर दुकान के मालिक को कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पज से दे रखा है तो मकान को खाली करवाए जाने का अधिकार कब है? तो कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं। यदि वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा भीड़ कर रहा है, 6 महीने से ज्यादा उसने बंद कर दी, जिस पर्पज से उसने दिया था मकान या दुकान उस पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर रहा, को उसको मकान मालिक को खुद को जरूरत पड़ रही है कि साहब नगर पालिका ने कह दिया मकान जर्जर हाल में अब इसको ठीक करवा दो, तो फिर ऐसी स्थिति में भी वो उसको खाली करवाएगा। तो कुछ अधिकार बताए हुए किसके? मकान मालिक के। मतलब मकान मालिक का मतलब इसमें कमर्शियल और वो दोनों शामिल है कि साहब वो कब खाली करवा सकता है। कुछ अधिकार बताए हुए हैं कि साहब है ना मकान मालिक को वहां पर रहने का अधिकार कब है, सॉरी किराएदार को वहां पर रहने का अधिकार कब है। जैसे कि ये एक मेरा मकान है, मैं किराएदार की किराया नियंत्रण एक्ट के तहत आ रहा हूँ ये मेरे मकान मालिक है, मकान मालिक के पास में इसी नगर पालिका एरिया में 2-3 मकान और है, वो खाली पड़े हुए हैं और मकान मालिक ने मेरा मकान खाली करवाने के लिए आदेश लगा रखा है, मतलब सॉरी पिटीशन लगा रखी कोर्ट में। तो क्या वो मुझसे मकान खाली करवा सकते हैं? मेरे पास में ग्राउंड है कि साहब इसी नगर पालिका में इस मकान के अलावा उनके पास 2 मकान और हैं, आप उनको इस्तेमाल करवाने के लिए बात करें तो ऐसी स्थिति में किराएदार के हक में क्रिएट किए गए राइट्स के ऐसी स्थिति में आप मकान खाली नहीं करवा सकते। कई सारी स्थितियां ऐसी है जिसमें इमीडिएट मकान मालिक को खाली करने की बात कही गई है कि साहब यदि कोई मकान मालिक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, सर्विस करके आ गया, रिटायरमेंट ले लिया, 60 साल हो गए और किराए एक ही मकान था, वो मकान क्या दिया हुआ है किराए, तो फिर मकान मालिक क्या करेगा? उसको इमीडिएट खाली करवाने की। इमीडिएट का मतलब हाथों तो नहीं लबे में आ गया बोरिया बिस्तर तेरी लिख रही, ऐसा नहीं, एक रीजनेबल टाइम देने के बाद में, उम्र दराज हो गया, वो जो नोटिस की कार्यवाही होगी वो सब करने के बाद में। अच्छा, इस तरह की कार्यवाही में कोई भी आदमी इस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में कार्यवाही करता है कैसे? जैसे कि मुझसे मकान मालिक ने मकान खाली करवा लिया या फिर मकान खाली करवाने की बात कह रहे हैं जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड क्या हो सकते हैं? मान लो मैंने लगातार पिछले 4 महीने तक उसको किराया नहीं दिया है और ऐसा बात वो कब प्रूफ कर रहा है कि साहब ना तो मैं उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ना उसको रिसीव मतलब या तो ना तो मैं रिसीव्ड ले रहा हूँ। अतः किसी भी किराएदार को रिसीव्ड लेने का अधिकार होगा, क्यों? क्योंकि वो उसको किराया दे रहे हैं। तो ना तो मेरे पास में रिसीव्ड है, ना मेरे पास में उसको बैंक में खाता ट्रांसफर करने की कोई बात है, तो फिर मकान मालिक के पास में एक अधिकार क्रिएट हो जाएगा, वो मुझसे मकान खाली करवा ले। तो पहले वो एक नोटिस भेज रहा है कि साहब आपने इतने समय तक मेरे मकान को इस्तेमाल किया, किराया नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब नोटिस का जवाब मुझे वापस भेजना पड़ेगा। उससे यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन कर देगा कि साहब इनको को मकान खाली करें। तो उन्होंने क्या पेश किया? प्लेन कोर्ट में। कोर्ट मेरे को क्या भेजेगी? नोटिस, मतलब समन भेज रही है या फिर नोटिस भेज रही है। फिर मैंने क्या किया? उसके प्लांट के एवज में क्या पेश किया? रिटन स्टेटमेंट। अब कोर्ट इसमें वापस कहती है कि साहब आरिफ साहब ने ये रिटन स्टेटमेंट पेश किए, मकान मालिक को तुम जवाब पेश करना चाहते हो क्या? जवाब के एवज में फिर जवाब कोई पेश करना चाहता हो। इन सबकी टाइम लिमिट है, 60 दिन, 90 दिन, ऐसी स्थिति में इतने, ऐसी स्थिति में इतने। तो यदि वो जवाब पेश कर देते हैं
और उसकी बुनियाद पर एविडेंस वगैरह सब हो जाती है, तो अंतिम रूप से क्या निश्चय किया जाएगा कि साहब मकान खाली करना है या नहीं करना है। इस तरह की कार्रवाई। क्या सिविल कोर्ट के पास में ट्रिब्यूनल के पास में सिविल कोर्ट की कुछ पावर है क्या? हाँ, किसी का मकान खाली करवाने का आदेश दे सकता है, किसी के आदमी को बुला सकता है, फिर भी कोई मकान खाली नहीं कर रहा तो हो सकता है सिविल कारागार में भी डाल दे, नहीं करेगा तो फिर इन अधिकारों का मतलब क्या? इस तरह की कार्रवाई। पढ़े रेंट कंट्रोल एक्ट, किराए का नियंत्रण करने और उनका आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम है। भारत गणराज्य के 52वें वर्ष राजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम। संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। किराया नियंत्रण अधिनियम इसका नाम है। कहाँ लागू होगा? देखो, इसका प्रसार प्रथमतः ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों में जिनमें राज्य में के जिला मुख्यालय। रेंट कंट्रोल एक्ट कहाँ लागू हो रहा है? जहां पर जिला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। और उसके पश्चात ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जारी किया है। जैसे मारवाड़ है, सारी नगरपालिका म्युनिसिपलिटी एरिया में सभी जगह हो गया। ये इसी तारीख से परिवर्तन होगा कि राज्य सरकार राजपत्र में, ठीक है। और कब परिवर्तन में आया साहब? ये 1 अप्रैल 2003 को। अधिनियम तो 25 फरवरी 2003 का नहीं, राष्ट्रपति की कंसेंट होगी 25 फरवरी को। सेक्शन नंबर 2 की परिभाषाएं। सबसे फर्स्ट ए, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज में हैं जल और विद्युत का प्रदाय, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियां, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। भूस्वामी कौन है? ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर का किराया चाहे अपने लिखे या किसी अन्य व्यक्ति के अभिक्रता, न्यासी, संरक्षण या रिसीवर के रूप में तत्समय प्राप्त करना है। मतलब मकान का जो स्वामी है वो एक ऐसा आदमी है जो किराया प्राप्त कर रहा है ना, जो मकान मालिक भी हो सकता है या मकान मालिक की तरफ से कोई एजेंट हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है, प्रोटेक्टर हो सकता है या रिसीवर हो सकता है, या प्राप्त करने का हकदार है, या जो परिसर के किसी किराएदार को किराए पर दिए जाने की दशा में उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा। वो कौन है? भूस्वामी। परिसर F2F परमिसेस। क्या क्या ऐसा मकान के अंदर कोई भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जा रही है वो यहाँ पर किराएदारी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि फिर वो तो क्या हो जाएगा, उन पर तो पट्टा होगा, सरकार दे रही है, म्यूटेशन भरे जाएंगे। फार्म भवन से भिन्न है, फार्म हाउस नहीं है इसमें। ऐसा कोई भी भवन या भवन का भाग जो निवास के रूप में उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए, आइदर रेजिडेंशियल पर्पज और कमर्शियल पर्पज, अन्य प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर दिए जाने के लिए आश्रित हो, और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। क्या क्या चीजें शामिल है? ये बात है कि साहब उसका कोई गोदाम है, गैराज है, उपग्रह है, कोई फर्नीचर से हो गया, फायदाप्रद कोई भी ऐसी लगी हुई चीज, बिजली की फिटिंग्स, सुख सुविधाएं, अनुलग्न के साथ में दी गई कोई भी भूमि के साथ, ये बाड़ा है इसके साथ में इसको भी इस्तेमाल कर लेना। किंतु क्या चीज शामिल नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसमें होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, वासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास का कोई भी कमरा अथवा अन्य वास सुविधाएं सम्मिलित नहीं है। क्या होटल, धर्मशाला क्षेत्र पर ये वाले नियम लागू होंगे? नहीं। किराएदारी के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। संविदा के अभाव में छत का ऊपरी भाग किसी भी किराएदार को भाग परिसर नहीं माना जाएगा। जब कभी ऐसा एग्रीमेंट साइन करवा रहे हो जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि साहब ऊपर वाली छत उसमें शामिल नहीं होगी, या फिर लिखा ही नहीं है कि साहब छत के बारे में क्या वो व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी, तो फिर छत के बारे में मकान का जो किराएदार है वो अधिकार के रूप में उसको उपयोग नहीं ले सकता। हम पहले एक मकान में रहते थे जोधपुर में किराए से, पता चला कि ये छत पर ज्यादा जाते हैं, तो एक मकान वाले गए, पता नहीं एक दिन ऊपर छत का जाके ताला लगा के जाकर लो करना है। मैंने कहा यार छत के छत जरूरी थोड़ी,
देखो यहाँ लिखा हुआ था, वो पढ़ा हुआ तो होशियार आदमी था बेटा। ठीक है, तो छत जो होगी जब तक कि लेखबद्ध नहीं तब तक वो उसमें शामिल है। किराया प्राधिकारी वरिष्ठ नागरिक कौन है? जिन्होंने 65 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली। किराएदार वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से किसी भी परिसर के लिए उसके भूस्वामी का किराया अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने की संदेह है या संदेह होता और उसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अपनी किराएदारी की समाप्ति के पश्चात भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित बेदखली के आदेश या डिक्री से अन्यथा कब्जा बनाए रखता है। इसका किराएदारी का मतलब क्या है कि साहब किराएदारी का एग्रीमेंट तो हुआ था 3 साल का, पर उसने 3 साल में मकान खाली नहीं किया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो वहीं रह रहा है। मकान मालिक ने अब डिक्री पारित की है, नहीं एप्लीकेशन अब लगाया और डिग्री अब पारित हुई है, तो एग्रीमेंट कब खत्म हो गया था? डिग्री कब पारित हुई? खाली करवाने के मतलब कोर्ट ने कब आदेश दिए? सबको सुना के अभी 5 साल बाद, मतलब ये जो 2 साल हुए उसमें वो तो कह देगा ऐसा में तो किराएदार था ही नहीं। पर ये क्या कह रहा है कि ऐसी किराएदारी खत्म होने के बाद में भी कोई वैध रूप से अपना कब्जा बना कर रखा हुआ है, वो भी व्यक्ति किराएदार में शामिल होता है। बेदखली के किसी आदेश या डिग्री से अन्यथा कब्जा बनाए रखा। उपखंड ए के निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में तो उस मकान का या फिर उस दुकान का किराएदार कौन रहेगा? निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की दशा में उसका उत्तरजीवी या तो पति पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतया निवास कर रहा था। और वाणिज्यिक या कारोबार संबंधी प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की दशा में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतया कारोबार कर रहे थे। दोनों अलग अलग बातें लिखी है। यदि किराएदारी के रूप में है तो उसका पति पत्नी, मतलब ये हो सकता है किसी महिला ने भी ले रखा, उसके पुत्र पुत्री या माता पिता जो सामान्य रूप से वहां रह रहे थे। और यदि वाणिज्यिक तौर है तो जो सामान्य रूप से वहां कारोबार कर रहे थे वो उसके किराएदार हो गए। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसका पार्टनर हुआ तो यार लिखा उसके कुटुंब के सदस्य। हाँ, या कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारण, तो मकान मालिक का तो नहीं, रेजिडेंशियल पर्पस है तो क्लियर हो गया। और उसका पार्टनर है सर, वो कहाँ उसके कुटुंब में आएगा सर? तो पार्टनर को किराएदार माना ही नहीं है ना। माना ही नहीं है उसको। मेरी बात सुनो, यदि कोई पार्टनर है तो उसने मकान मालिक से जब किराए पर लिया होगा तो किराया कितने आदमियों को दिया होगा? 2 आदमियों को, एक उसको और एक उसके पार्टनर को। जब वो आदमी मर गया तो फिर वो भी तो पार्टनर खुद भी तो मकान मालिक ही है, किराएदार ही है। सॉरी सर 18 साल से कम बच्चा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता रेंट। इसमें तो फिर एग्रीमेंट पे सिग्नेचर चाहिए होंगे ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना मतलब एक तरह से। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और यदि मान लो किसी पिता ने मकान किराए से लिया, अब उसका बच्चा ही उसमें रह रहा है या फिर बच्चा या बच्ची से रह रहे हैं, तो फिर अब उसको मकान के किराएदार कौन हुए? माता पिता ही हुआ। माता पिता की तो डेथ हो गई, तो फिर बच्चा होगा। किराएदार तो ये है, पर फिर किराएदारी के संबंध में इससे संबंधित लिटिगेशन लड़ेगा कौन? बच्चा। कोई भी लिटिगेशन उनके ऑर्डर नंबर वादात संरक्षक या वाद मित्र बाद में अधिकरण से अपील का हो गया। सेक्शन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 और 3 का कतिपय परिसरों और किराएदारों का लागू नहीं होना। अभी जो चैप्टर अपन 2 और 3 पढ़ेंगे जिस पर किराएदारी के नियम लागू होते हैं, तो ये बता रहा है सेक्शन नंबर 3 किन किन पर किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होगा या फिर किन किन पर ये चीजें लागू नहीं होगी। अधिनियम कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। 1, 2 और 3 को विलोपित कर दिया इन्होंने। क्या आपके भी विलोपित किया हुआ है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था कि डिलीटेड और रिपील्ड में क्या फर्क है? रिपील्ड बाई और डिलीटेड। डिलीट मतलब पूरा हटा दिया और रिपील मतलब वापस उसकी जगह कोई और स्थापित किया, तो उसको तो अपन सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। रिपील्ड मतलब सर वापस, अभी तो बंद किया, बाद में वापस आगे लागू कर सकते हैं आप। रिपील का मतलब उसको वापस से लागू किया, निरसित किया है, वापस एग्जिस्टेंस में आ सकता है। ठीक है। और उसको हटाने को अपन क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के या उनके द्वारा किराए पर दिए गए किसी भी परिसरों को, यदि
स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जमीन को, उनकी किसी भी सामान को किराए पर दे रहे तो उस पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें लिखी हुई, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, अपन चलते चल रहे हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी निगमित निकाय किराए पर दिया गया नहीं लागू है। कंपनी अधिनियम, कंपनी का कोई भी पोर्शन किराए पर दिया हुआ है या फिर किराए पर लिया हुआ है नहीं लागू है। राज्य के देवस्थान विभाग के किसी भी परिसरों को जिनका प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है या फिर वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी हुई उस पर लागू नहीं है। किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो कि धार्मिक, पूर्त या शैक्षणिक न्यास के या किसी भी न्यासों के वर्ग को, कि साहब कोई ट्रस्ट चल रही है स्कूल की तरफ, नहीं कोई स्कूल चल रही है ट्रस्ट से, कोई मंदिर चल रहा है ट्रस्ट से, वहां पर लागू नहीं है। जिन्हें राज्य सरकार में राजपत्र अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाए। सभी ट्रस्ट और न्यास नहीं, केवल वो जिनको राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गजटेड विधि के द्वारा किया गया है। किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो कि तत्समय प्रवर्त भी विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय को हो या उसमें निहित हो, कि साहब किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई प्रॉपर्टी है उस पर लागू नहीं होगा। किन्हीं भी ऐसे परिसरों को जो बैंकों या किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा अधीन स्थापित किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी भी निगम को या बहुराष्ट्रीय कंपनी को और 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की समातत शेयर पूंजी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को किराया नहीं लागू होगा। ये जो 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब कौन सी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जिनकी कीमत इतने रुपए से ज्यादा है जिन पर किराएदारी अधिनियम लागू नहीं होगा। 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस खंड के प्रयोजन के लिए बैंक कौन है, इस बैंक के एक्ट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 11, किन्हीं परिसरों को जिन्हें विदेशी नागरिक या किसी भी विदेशी राज्य के किसी राजदूत, दूतावास वगैरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किसी राज्य सरकार के द्वारा अधिपत्र किया जाए, किराया नियंत्रण नियम लागू नहीं होगा। अभी हम लोग चले थे, अपन को पता है, हमने देखे थे कितने मतलब वो और अलग अलग तरह के देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बनाए हुए थे। बहुत जबरदस्त रोड थी वो। रोड से भी बाहर से, हाँ बाहर से तो देखे थे, अंदर तो कौन जाने देगा अपन को। जब वहां पर इंडिया के लॉज लागू नहीं हो रहे तो इंडिया के नागरिक जाकर क्या करेंगे। अच्छा, इंडिया के नियम लागू क्यों नहीं हो रहे? बाहर के देश से गवर्न हो रहे मतलब वो एम्बेसीज है तो सर उसके जो देश उस परिसर में यदि कोई भी घटना हो रही है तो फिर उस पर वहां का एक लागू होगा। किराए को तय करने के किए गए रूप में होना, किराए का तय किए गए रूप में होना, किन्हीं भी परिसरों के लिए संदेह किराया इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन उतना ही होगा जितना भूस्वामी और किराएदार के बीच आपस में। तो ये क्वेश्चन पूछे कि साहब किसी भी मकान का या दुकान का किराया कितना हो सकता है, जो दोनों पार्टी जो दोनों पक्षकारों के बीच में तय किया जाए, और उनकी सुख सुविधाओं के लिए संदेह ऐसे प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे कि उसने हिसाब देखो बिजली को किराया अलग ला ली, तो जो चीज अलग है वो अलग है। नेक्स्ट, किराएदार के द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। मकान के किराएदार के द्वारा किराए का संदाय कैसे किया जाएगा? जब तक अन्यथा तय न हो, प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदेह है उसके अगले मास के 15वें दिन तक किराया संदत्त करेगा। जैसे अभी मार्च चल रहा है, मैं किराएदारी में रह रहा हूँ, मैं इस मार्च महीने का किराया कब दूंगा? 15 मार्च। पूरा मार्च महीना खत्म होगा तब तो मैं किराया देने का एग्जिस्ट वो हकदारी हूँ, और उसके 15 दिन के बाद तक, मतलब 15 अप्रैल तक मैं मार्च महीने का किराया दे सकता हूँ। भाई महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर। हालांकि हकदारी तो वो कब का है? महीना स्टार्ट होते ही, हालांकि लेते महीना स्टार्ट होते ही है, हकदार महीना खत्म होते हो जाता है, पर 15 दिन की रियायत दे रखी है, आप 15 दिन तक दे सकते हैं। अब ऐसा किराएदार किस स्टेट में जाकर दिया जाएगा, मतलब क्या स्थिति रहेगी? प्रत्येक किराएदार जो किराए के लेखे कोई संदाय करता है, संदत्त रकम की भूस्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। ये जो हस्ताक्षरित रसीद अभिप्राप्त करने का हकदारी जो है ना, उसमें दोनों आदमियों को फायदा है। नंबर 1 कि यदि किराएदार किसी मकान पे रह रहा है और उसने एक समय निकलने के बाद में उसने अपना मालिकाना हक लगा दिया, तो फिर मकान मालिक इस बात को कैसे साबित करेगा कि ये मकान मालिक नहीं है, ये वास्तव में किराएदार है? यदि उसके पास उसकी रिसीव देखिए हर महीने में इसका किराया हासिल कर रहा हूँ। किराएदार इस बात को कैसे साबित कर सकता है कि साहब
मकान मालिक ने जो मुझे मकान किराया खाली करवाने के लिए दे रहे हैं तो मैंने उनको पैसा नहीं दिया, इस आधार पर वो लेकर आए, तो किराएदार के पास में क्या आधार है कि सर ये देखो मैं हर महीने की रसीद दे रहा हूँ। दोनों के पक्ष की बात है, तो उसमें से दोनों का हस्ताक्षर होंगे, वो तो बोल देगा ना। उसकी कॉपी पर होंगे ना बेटा, कार्बन कॉपी जो अपन सील देते हैं पैसों की प्राप्ति की कैसे देते हैं, रसीद कटाई आपने कभी? हाँ सर, पर वो उसके जो देता है वो साइन करता है ना सर, जो हाँ। साइन पर उसका नाम मेंशन हो जाता है ना उसमें। किसको पैसा दिया है? वो तो हर कोई बाद में भी अब कर आप सकता है उसके हॉस्पिटल नाम जाते से। हो तो हॉस्पिटल की वो रिसिप्ट पे आपका नाम लिखा रहता है, नीचे बांगड़ हॉस्पिटल है, तो दोनों का ही वो हो गया ना कि भाई ये भी है और ये भी है, दोनों पार्टीज है। पर वो तो बोल सकते हैं ना सर, मैंने नहीं ली, कौन? मैंने मकान वाले? हाँ, नहीं किराएदार कि हाँ, मैंने- यदि उसने नहीं ली तो फिर ये किराएदार का उसकी गलती है। ये किराया, अच्छा नहीं नहीं किराएदार यही तो कहेगा कि सर देखो मेरे पास तो किराए की पर्ची नहीं है, मैं तो इसका मालिक हूँ, और यदि मकान मालिक ने बता दिया सर ये रिसीव्ड ले रखिए, देखो उस कोई पे भी रिसीव की भी साइन होगा ना, रिसीवर के भी और जो उसको दे रहा है उसके भी देखो दोनों। जो कोई भी रसीद होती है ना वो हमेशा दो वर्षों में होती है, ध्यान रखना। जैसे कि एक तो वो हो गया उसका मेन कॉपी और एक होगी उसके नीचे कार्बन कॉपी। सर फेक भी तो बनती है सर। अब देखो वो फेक वाली बात अलग है, अब अपन उस कहानी पर जाएंगे तो वो एक अलग बात हो जाएगी। तो वो कैसे सर, वो भी तो बोल सकते हैं ना। तो किराएदार के सिग्नेचर हो रहे हैं ना इसमें, हाँ फिर ठीक है सर। किराएदार कैसे करवाएगा कि साहब ये आपने 5,000 रुपए दिए, ये मैं 5,000 रुपए मैं वो कर देता हूँ और आप साइन कर दो साहब। किराएदार की साइन हो गई, पर्ची फाड़ के दे दी उसको, कार्बन कॉपी मैंने अपने पास रख ली। अपन बेईमानी की बात क्यों करेंगे, हम एक नॉर्मल जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई किराएदार भूस्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी भांति से संदाय कर सकेगा। अब ये बता रहा है मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या होगा। व्यक्तिगत संदाय के द्वारा, नकद के द्वारा, चेक के द्वारा या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिया जा सकता है। चेक भी दे सकता है, डीडी भी दे दिया। उस बैंक खाते में संदाय के द्वारा जो भूस्वामी के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए कि साहब ये खाता है, आप उसमें सीधे ट्रांसफर करवा दें, तो पेटीएम किया जा सकता है, मोबाइल पर ट्रांसफर किया जा सकता है अकाउंट नंबर। डाक धनादेश क्या होता है साहब? डाक धनादेश जिसको हम क्या कहते हैं? मनी ऑर्डर, पोस्टल मनी ऑर्डर। क्या होता है पोस्टल मनी ऑर्डर? वो डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं ना पैसे, फिर वो वहां से वहां पे मांगने वाला रिसीव। हम यदि इस पोस्टल मनी ऑर्डर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की उन 3 कहानी में से एक कहानी में फिट करना चाहेंगे, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र। विनिमय पत्र। मैंने अपने 100 रुपए किसको जमा कराए? पोस्ट ऑफिस को, और वो लेटर किसको भेज दिया? उस आदमी को, जिस आदमी को मुझे भेजना है, बाई पोस्ट भेज दिया। चाहे मैं पाली की शाखा में करवाऊं, मैंने पाली की शाखा में जमा करवा दिया, और ये पोस्टल ऑर्डर किसको भेज दिया? मम्मी को भेज दिया। वहां मम्मी किनके पास में जाएगी? मेड़ता के पोस्ट ऑफिस पर, और उसको जाकर पैसे ले आएगी। ऑर्डर है, क्या है? Order। जब अपन ने विनिमय पत्र पढ़ा था तो क्या कहा था? अनकंडीशनल एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। अनकंडीशनल की बात हो जाए, विनिमय पत्र भी अनकंडीशनल ऑर्डर है कि साहब मांग पर भुगतान विनिमय होगा। पत्र में अनकंडीशनल ऑर्डर। वचन पत्र भी मतलब नॉन कंडीशनल ही होगा, और ये डिमांड पर दिया जाएगा। तो ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और यदि यही आदमी चेक हो जाता, बैंक हो जाता, तो चेक चेक बन जाता। चलो, डाक धनादेश के द्वारा। अच्छा, क्या होता है बेटा मनी ऑर्डर? क्या होता है मनी ऑर्डर? किसे कहते हैं? नगमा क्या होता है मनी ऑर्डर? लिख रखा है ना, पोस्टल मनी ऑर्डर। क्या होता है वैसे, आप क्या समझे? आपके पास जैसे आपने जाके बैंक में पैसे डाले, फिर आपने एक लेटर बाय पोस्ट भेज दिया, फिर वही जाके भेजा, वही जाके वापस निकालेंगे वही ऑर्डर, वही वाले पैसे हैं। हालांकि तुम समझे ठीक हो, ये पोस्टल ऑर्डर क्या पुराने समय में इस्तेमाल होता था, जब मेरा बैंक हर शहर और गांव में नहीं हुआ करती थी, तब फिर क्या करते थे? संदेश आते हैं हमें तड़पाते, चिट्ठी आती है चिट्ठी, उस चिट्ठी के साथ साथ पैसे आते हैं। वो एक पोस्टल ऑर्डर भेजता वो भी था। तड़पा। देखो पैसों को ना, पैसे आते थे तड़पा। देखो पैसों को ऐसे डाक के द्वारा लिफाफे में भेजना एक गंभीर चिंता का विषय था। तो फिर क्या करते थे लोग बाग? उन पैसों को बॉर्डर पे रहने वाले पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कराते थे, क्योंकि पहले जो सैलरी आती थी ना वो कैश आती थी, याद रखें। और वो जो ट्रेजरी ऑफिस में बाबू गिन गिन के गायब हो जाता है, तो कभी कभी खुले भी देने पड़ते थे। लोग बाग
18 19 रुपए में भी सर्विसेज करते थे और ये बहुत बड़ा वक्त रखते थे पैसे पैसे भी तो बड़े बड़े होते थे। पैसे बड़े होते 500 रुपये थे। तो फिर क्या करते हैं, पैसे तो पोस्ट ऑफिस से भेजने से रहे, तो वो आदमी क्या करता है, मान लो वहाँ काम कर रहा है और सैलरी आ गई उसके पास में, तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने अपने पैसे जमा करा दिए और एक मनी ऑर्डर प्राप्त कर लिया उनसे कि साहब 50,000 रुपए किनको देने, मेरी मम्मी को दे देना, वो मम्मी का नाम मेंशन कर देना। अब इसको ये लेटर भेजना है तो मैं पैसे भेजने, तो वो क्या भेजेगा, केवल एक ये मनी ऑर्डर ही भेज देगा बाई पोस्ट में। जो किसको मिलेंगे पैसे, उसकी मम्मी को ही मिलेंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं भुना पाएगा। पैसा गया, ये पोस्ट, ये मनी ऑर्डर गया वहां पर, उसकी मम्मी मनी ऑर्डर को लेके जाएगी, साथ में क्या लेके जाएगी, आइडेंटिटी कार्ड के साथ, मैं उसकी मम्मी और ये हमारा रिलेशन है, लेकर चला गया। उसने चेक किया, मनी ऑर्डर था, किसने दिया था, वहां की पोस्ट ऑफिस ने दिया था। अब भले कहीं की पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस है, वो अपने खाते में से उसको पैसे निकाल कर दे देगा और उस मनी ऑर्डर को अपने पास में रख लेगा। अभी भी वो रेडियो भेजते ना, रेडियो होता है, एडी क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर। अरे एक्नॉलेजमेंट लेटर होता जीतू, रजिस्ट्री कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं कि साहब मुझे अपने नोटिस भेजना है चेक का, कि साहब चेक आपका डिशनर हो गया और मुझे आपको नोटिस भेजना है कि मैंने सूचित कर दिया है आपको, मेरी तरफ से चला गया है, मेरी तरफ से आपको पहुंच गया है। तो पोस्ट कार्ड से, पोस्ट ऑफिस से वो आपके सिग्नेचर करवा के लाएगा वापस, मेरे पास में कार्ड पहुंचेगा कि साहब हमने जीतू को इन्फॉर्म कर दिया और जीतू ने उस पर रिसीविंग ले ली, उसको कह रहे हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर, जो क्या बात साबित करने के लिए पर्याप्त है कि साहब सामानों को मैंने रिसीव करवा दिया। डाक धनादेश हो गया, विप्रेषित हो गया। भूस्वामी किराएदार को उसी नगरपालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम किराए के करार में या रजिस्ट्री डाक के द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा, या तो एग्रीमेंट में या फिर एक नोटिस भेजेगा जो कि रजिस्ट्री डाक के द्वारा होगा, एक्नॉलेजमेंट रजिस्टर के द्वारा होगा, जिसमें वो बताएगा कि साहब मैंने अपने बैंक की डिटेल उसे भेज दी है। यदि बैंक की डिटेल नहीं भेजता है और उसके पास में किराया नहीं पहुंच रहा है तो ध्यान रखना, इस आधार पर मकान मालिक किराएदार से मकान खाली नहीं करवा सकता है, क्योंकि मकान मालिक के किराएदार के पास कहने के लिए एक पर्याप्त कारण है कि सब इन्होंने डिटेल जिस खाते में मुझे पैसा ट्रांसफर करना है वो पैसा खाता बताया ही नहीं। हो गया सेक्शन नंबर 4, नहीं सॉरी सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 और 7 क्या कह रहे हैं साहब, विद्यमान किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। हम जो किराया का एग्रीमेंट बनाते हैं ना, तो जब रेंट कंट्रोल एक्ट से हम गवर्न करना चाह रहे हैं तो फिर किराएदारी में किसी भी मकान मालिक को क्या फायदा होगा, और या फिर रेंट कंट्रोल एक्ट से जो गवर्न नहीं हो रहा है तो उसको नुकसान क्या होगा कि साहब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ होता है कि साहब इतने रुपए का महीने का किराया होगा, जबकि किराएदारी एक्ट में यदि हम कह रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि साहब हर 6 साल से या 3 साल से इतने % किराया बढ़ता जाएगा। तो उसमें एक निश्चित राशि, वही राशि मिलती रहेगी, जिससे कि हम कई बार देखते हैं कि पुरानी दुकानें जो किराए पर दे रखी होती है वो अभी भी 100-200 रुपए किराया देते हैं, बढ़ता नहीं है। जबकि रेंट कंट्रोल एक्ट से जब भी कोई किराएदारी होगी वो हर साल से दोनों के बीच में जितना बात होगी किराएदारी की, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें परसेंटेज के हिसाब से हर बार किराया बढ़ता जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, किराएदारी के अधिनियम के तहत दुकान ले तो लेते हैं पर 3 साल के अंदर खाली कर देते हैं, क्योंकि फिर जो उनको 10% 5% जो बढ़ रहा है उसी कमी के साथ दूसरा किराया मिल जाता है। चलो क्या कह रहे हैं साहब, रिवीजन के लिए, किसी नगर में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए जहां परिसर इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किराए पर दिए गए हो, वहां उनका किराया नीचे उपदर्शित फॉर्मूले के अनुसार पुनरीक्षणीय होगा। इस एक्ट के एग्जिस्टेंस में आने के पूर्व भी यदि कोई दिया हुआ है तो भी कैसे होगा, इसी के हिसाब से होगा। इसलिए कहा जा रहा है अभी समय के साथ कि साहब रेंट कंट्रोल की प्रोविजंस एग्जिस्टेंस में आने के बाद कहानियां मकान मालिक के पक्ष में ज्यादा मजबूत हो गई किराएदार की एवज में। अब हम लोग देखते हैं कई सारी मकानें दुकानें खाली करनी पड़ रही, क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट प्रोविजन पहले की भी किराएदारी की जो दुकानें थी उस पर भी यही लागू हो रहा है। जहां परिसर 1 जनवरी 1990 के पूर्व किराए पर दिया गया हो, 1950 और मैंने क्या कहा, अच्छा 1990, ये कौन सी किराएदारी हो जाएगी साहब, संविधान लागू होने से पहले वाला, है ना।
से पहले दिया गया है तो 5% की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा। अच्छा, अब ये वाली चीजें तो खत्म ही होंगी ऑलमोस्ट 1950 के पहले के दिए हुए थे, जिसमें अभी कौन कौन से आ जाएगी किराएदारी पे। जोधपुर की कोई बात, जो ओल्ड कैंपस है, हाँ पुराना वाला, हाँ जोधपुर हाईकोर्ट ले लो, चाहे ओल्ड कैंपस ले लो, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? हिज हाइनेस की। राजस्थान जो जोधपुर के महाराजा थे उनकी प्रॉपर्टी है, वो अभी भी उसी किराए से रन हो रहा है। कितना % बढ़ाने की बात चल रहे हैं? 5% की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। इस प्रकार निर्धारित की गई किराए की रकम की राशि अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्ष तक 5% की दर से उसी रीति से पुनः बढ़ाए जाने का दायी होगा। हर साल 5% रेट बढ़ा दी जाएगी और क्लेम कब किया जाएगा? 10 उसके 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद से। मतलब हुआ 100 रुपए किराया है, 1 साल पूरा हो गया किराएदारी को, तो अगले साल से किराया कितना हो जाएगा? 100 का 5% कितना? 105। अब अगले महीने से किराएदारी कितनी शुरू हो 10 साल जाएगी? बाद बढ़ेगा 5%। सवाल ये कहना चाह रहा है कि मान लो किराएदारी तो वही चल रही है, या फिर मान लो किसी ने ना मकान बीच में ही खाली कर दिया, क्या नाम है, 5 साल के बाद में खाली कर दिया, किराएदारी 3 साल की थी, तब फिर जो रिव्यू होगा, मतलब जो मकान का किराया होगा वो किस हिसाब से होगा? 5% के बढ़े हुए हिसाब से किराया मांगने का हकदार होगा। पर यदि वही कहानी चल रही है किराएदारी की, तब फिर ये वाला किराया लागू कब होगा? 10 साल के बाद में, मतलब 10 साल तक कंटिन्यूटी लगी रहेगी। तो 10 साल तक तो वही किराए में रहेगा, पर 10 साल के बाद में उसका रिव्यू कर दिया जाएगा। जैसे कि साहब 100 रुपए किराया था, पहले साल में बढ़कर 105 रुपए हो गया, दूसरे साल में बढ़कर 110 उस 105 का 5% नहीं होगा। 110 थोड़ी होगा, 105 का 5%। नहीं, ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, केवल 5% सालाना लिखा है, मूल पे 5। मूल का तो 5%। सर किराया तो फिर 105 हो गया हाँ, दूसरे वर्ष, तो फिर हाँ। किराया का 5% होगा ना। अब 110 होगा, आप 105 करोगे। दूसरे साल 110 भी थोड़ी होगा, वो 110 तो मूल 100 तो का फिर होगा। 105 हो गया, फिर बाद अगले साल। पर ये तो किराएदारी का कह रहे हैं ना, तो सर दूसरे वर्ष तो किराया 105 हो गया ना। तभी तो 10 साल तक छोड़ा गया। क्लेम कब करेगा? 10 साल के बाद में। जब तक वो मतलब 100 रुपए देगा। हाँ बिल्कुल, 100 रुपए देगा। और जैसे ही 10 साल पूरे हो जाते हैं तो 10 साल के बाद में 150 रुपए मांगने का हकदार होगा। जोड़ा कब जाएगा? 10 साल के बाद में, अगले साल नहीं जोड़ा जाएगा। अब 10 साल के बाद में जो बेसिक किराया हुआ है वो कितना हो गया? 150 रुपए। 10 साल के बाद से जो होगा वो 150 रुपए से बेसिक 5% हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब 105 रुपए जोड़ा जाएगा या 15 रुपए जोड़ा जाएगा। मतलब वो 10 साल में जितने वो 5% बढ़े वो क्लेम नहीं करेगा। उसका क्लेम करने का तो है ही नहीं। क्लेम कब करेगा? वो 10 साल के बाद में क्लेम करेगा। अदरवाइज अभी किराया कितना दे रहे हैं? 100 रुपए देगा और अगले 10 साल तक। रिव्यू कब होगा? 10 साल तक यदि कंटिन्यू रख रहा है तो हर साल 5% जोड़ा जाएगा। 10 साल के बाद में 150 रुपए का किराया हो जाएगा। 105 या 150? 10 साल के बाद में तो 150 हो गया ना। हर एक साल का 5% बढ़ा है। और फिर वो उसके बाद से मूल रकम 150 रुपए होगी। अब हर साल जो 5% बढ़ेगा वो 150 का 5% बढ़ेगा। ज्यादा मत घुसना, केवल क्या बात याद रखोगे? 5% हर साल 5% से जोड़ा 10 साल के बाद में जाएगा। कब? चाहे आप 1 जनवरी के पहले की बात कर दो, चाहे आप 1 जनवरी के बाद की बात कर लो। जहां परिषद 1 जनवरी 1950 है उसके पश्चात दिया गया पूर्ण रकम बढ़ाने जाने के बाद 5% और 10 साल के बाद। नेक्स्ट चल रहे सेक्शन नंबर 7, नई किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। किसी प्रतिकूल करार के अभाव में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किराए पर दिए गए परिसर का किराया 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाए जाने का दायी होगा और किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष पश्चात ऐसे किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी। ऐसा किराया किराएदारी के रहने तक आगे उसी दर से और बढ़ाए जाने का और उसी रीति से समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। 5% से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। चाहे हम इस अधिनियम के लागू होने के पहले की बात करें, चाहे 1950 के पहले की या बाद की, इस अधिनियम के लागू होने के पहले की या बाद की, सभी स्थिति में कितने % बढ़ रहा है? 5%। लागू कब हो रहा है? 10 साल के बाद में। 5% से ज्यादा बढ़ाने की यदि बात करें तो वो वोइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सर 20 साल के लिए लीज पे लेता है, लीज एक अलग बात हो जाएगी। उस पर किराया लीज पर तो पट्टा संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हो जाएगी, म्यूटेशन भरा जाएगा।
साफ लिखा है कि प्रॉपर्टी वो जो कि खेती के पर्पज से उस पर जमीन ले रहे सब 20 साल के लिए किराए पे। जमीन तो होगी नहीं इस पर, या तो कमर्शियल पर्पज से आपको कोई काम लेना है, ले वही लिया, तो। ठीक है। कमर्शियल पर्पज के लिए जमीन ली 20 साल के लिए। अब 10 साल बाद तो वो किराया, ये 5% वाला वो 10 साल बाद लागू होगा। ठीक है। फिर अगले 10 साल बाद वो अगले 10 साल जो चलेगा वो 20 साल बाद क्लेम होगा, या फिर प्रतिवर्ष देना पड़ेगा 5% प्रति वाला। बताओ दीपक। वही सर 150 मूल रकम पर बाद में मरे ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि साहब अब अगले महीने से नहीं, 10 साल के बाद में किराया कितना स्टार्ट हो जाएगा, 150 रुपए, 150। ठीक है। और उस 150 रुपए पर 5% राशि कब बढ़ेगी, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में। अगर वो 20 साल बाद कंटिन्यू रखता है तो सर उसको वो 200 रुपए देना है फिर। अब मेरी बात एक वो मार्केट दो तो बेटा तो मतलब क्या 5% बढ़ाने का, एक तो इतना से 5% बढ़ा रहे हैं, वो भी 10 साल बाद में तो लागू। इससे कोई 5% ये अपन 100 रुपए लेके चल रहे हैं, इसलिए अगर तू ज्यादा लेकिन उसका 5% ज्यादा होता है। देखो 1,10,000 रुपये किराया होता है। तो इतना तो बढ़ता ही है ना नॉर्मल। अब 1 लाख की प्रॉपर्टीज पे 1 साल 2 साल ऐसा करके 10 साल। शुरुआत कितने रुपए में लिया हमने, 100 रुपए से। क्लेम करने वाले के लिए नहीं, उसी को एग्जिस्टेंस में चलने के लिए इस साल उसका किराया 105 रुपए हो चुका है, क्योंकि 1 साल खत्म हो गया। पर किराया 105 रुपए अभी डिमांड नहीं करेगा। यदि अभी कर दिया तो बेचारा ने खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। देखिए एग्जिस्टेंस में मतलब किसी भी संपत्ति की वैल्यू कब बढ़ने में ज्यादा ठीक रहेगा, किराएदारी के लिए भी ठीक रहेगा और मकान मालिक के लिए भी ठीक रहेगा कि हर साल बढ़ता जाए, पर क्लेम उसको कब करेंगे, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद तक 5% बढ़ाना है किस पर, 100 रुपए पर। तो 10 साल के बाद में इस मकान की किराएदारी की कीमत कितनी होगी, 150। तो 10 साल में 1.5 गुना किराए की राशि हो चुकी है। 11वें साल से ये जो 150 की राशि कब देय हो जाएगी, 10वें साल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11वें साल से उसका मकान का किराया कितना हो गया, 150। अभी कितना था, 100। तो चाहे 11वें साल, चाहे 12वें साल, चाहे 13वें साल, इसका किराया 150 होगा। पर जब अंतिम रूप से 20 साल हो जाएंगे तो इस 150 रुपए का 20% मतलब सॉरी 5%, तो इस 150 का 5, इसका 5% कितना हो गया भाई, 100 का 5%, 5 रुपए, और 5 का 5% 0.5 रुपए। तो 5.5 के हिसाब से 55 रुपए में अंत में वो जोड़ दूंगा, तो 20 साल के बाद में इसी प्रॉपर्टी का किराया कितना हो गया, 205 रुपए। 20 साल के बाद में 10 साल के पहले किराया कितना था, 20 साल के बाद में किराया कितना हो गया, दुगुना। यदि 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी है मतलब उसका किराया, तो 20 साल के बाद में कितना हो गया, 2 लाख। क्लेम इसका 21वें साल से 205 रुपए हो जाएंगे, और आगे फिर चालू दे रहे हैं तो कब जुड़ेगा, 10 साल के बाद में। फिर इसका 5%, इसका 5% कितना होगा, 200 का 5%, 10, 5 का 5%, 0.5, 10.5, समझ गए। और फिर 10.5 हर साल से बढ़ाते हुए इसका वो करते हैं, कितना हो गया, 300.5 या फिर 305 रुपए की डिफर कर ले। 30 साल के बाद में किराया भी 3 गुना हो गया, और मकान मालिक को भी फायदा, और केवल कितना बढ़ा है, 5% के हिसाब से बढ़ा है, किराएदार को भी फायदा। 20 साल बाद 20 साल बाद प्रॉपर्टी चेंज खत्म करें आज की कहानी। कल अपन सेक्शन नंबर 8 से शुरू।